नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पर देखेंगे अहम सुर्ख़ियाँ। केसीआर के 10 साला दौर इक़्तिदार में खुशहाल शहर हैदराबाद कांग्रेस की नाअहल हुक्मरानी में एक बदकिस्मत शहर बन गया। हाइड्रा और मूसा की सफाई के नाम पर शहर में मकानात की खरीदारी में कमी, बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का रद्द-ए-अमल। बीआरएस ने कानून साज काउंसिल में कांग्रेस हुकूमत की कली खोल दी। वज़ीर आला की नाजिबा ज़बान तेलंगाना की तारीख में सियाह धब्बा, तेलंगाना के कर्ज के पर कांग्रेस का झूठ बेनकाब। बीआरएस अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरकज़ी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों की वक्फ इमलाक को करना चाहती है तबाह। जमातुल विदा के मौके पर मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में मुनाकिदा जलसे यौमुल कुरान से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। जमातुल विदा के मौके पर सियाह पट्टियों को बांधकर मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को वापस लेने का किया मुतालबा। रात में खाना खाकर सो जाने वाले 3 बच्चों की सुबह में मौत, मां हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। और मरकज़ी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए सुनाई खुशखबरी। सरकारी मुलाजिमीन के डीए में 2% का इजाफा करने हुकूमत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले की तबाही पर किया तशवीश का इजहार। कहा, हिंदुस्तान ज़लज़ले की तबाही की सूरत में म्यांमार और थाईलैंड को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए है तैयार। मेघालय और म्यांमार में शदीद ज़लज़ले के झटके, जानो माल का बड़े पैमाने पर नुकसान। ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। कई मकामात पर ऊंची इमारतें मुनहदिम। सुर्खियों के बाद पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद, जो कि केसीआर के 10 साला दौर इक़्तिदार में खुशहाल शहर था, कांग्रेस की नाअहल हुकूमत के 15 माह के दौरान एक बदकिस्मत शहर बन गया है। उन्होंने हाइड्रा और मूसा की सफाई के नाम पर शहर में मकानात की खरीदारी में कमी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जायदादों की फरोख्त न होने की वजह से रियल्टर्स परेशान हाल है। उन्होंने कहा कि रियासत में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट के मासूम ताजिर भी खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के हुक्मरानों पर जोर दिया कि वो मुनहदिम नहीं, तामीर करना सीखें और झूठ बोलना छोड़ें, तरक्की करना सीखें। केसीआर के 10 साल के दौर में एक खुशहाल शहर था, जो 15 माह की नाअहल कांग्रेस के दौर में बदकिस्मत शहर हो गया है। हैदराबाद में हाइड्रा और मूसा सफाई के नाम पर घर की खरीदारी में कमी, गरीबों के घरों पर बुलडोज़र, अमीरों के असासों से सेटलमेंट्स, असली धमाल, इंफ्रा एक जिंदा खबर है। मूसा और हाइड्रा के नाम से इत्तेहाद बना रहे हैं। कांग्रेस के कायदीन रियल्टर्स फरोख्त न होने से परेशान हैं। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट के मासूम ताजिर भी खुदकुशी कर रहे हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 माह में मकानात की फ़रोख्त में 49% की कमी वाक़ई हुई है। ऑफिस लीजिंग भी नीचे की तरफ जारी है। जनवरी से मार्च 2025 के दरमियान 41% की कमी कांग्रेस हुकूमत की गलत और गैर मुअस्सिर पॉलिसियाँ इस ज़वाल की वजह है। बनाना सीखो, गिनाना नहीं, झूठ मत बोलो, तरक्की करना सीखो। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तरीके का ट्वीट किया। रुकन कौंसिल बीआरएस कलवाकुंडला कविता ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहाते में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की नाकामियों और आवाम से किए गए झूठे वादों को बेनकाब किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की गुमराह कुन पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। बीआरएस कायद कविता ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वाज़ेह किया है कि तेलंगाना के मजमूई कर्जे 4,42,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 लाख करोड़ रुपए का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह करने के बजाय हुकूमत को हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। झूठ बोलकर इक़्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत को अब सच बोलने की आदत डालनी होगी। रुकन काउंसिल कविता ने दो टोक कहा कि बीआरएस अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करती रहेगी। इस सिलसिले में 27 अप्रैल को बीआरएस पार्टी का सिल्वर जुबली जश्न बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, जो एक महाकुंभ मेले के तर्ज पर मुनाकिद होगा। पार्टी के 25 साल मुकम्मल होने पर आवाम को बड़ी तादाद में शिरकत करनी चाहिए ताकि अवामी जिद्दोजहद को मज़ीद मजबूत किया जा सके। कि कविता ने बताया कि बीआरएस ने कानून साज काउंसिल में आवाम की आवाज़ बनकर हुकूमत को सवालों के कटहरे में खड़ा किया है। हमने मौके पर कांग्रेस हुकूमत की नाअहलियों को बेनकाब किया, हर बहस में शामिल होकर अवाम, किसानों और ख़वातीन के मसाइल पर मुसलसल आवाज़ उठाई। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए और बीआरएस ने उसके खिलाफ रोज़ाना नए अंदाज में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने न सिर्फ साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब तबसरे किए बल्कि असम्बली में ख़वातीन के लिए भी नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की। ये अल्फाज तेलंगाना की सियासी तारीख़ में सियाह धब्बा बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने उन तबसरों की सख्त मजम्मत करते हुए असम्बली में एहतजाज भी दर्ज किया था। कविता ने बताया कि बीआरएस के मुसलसल दबाव के नतीजे में कांग्रेस हुकूमत को मजबूर होकर फीस रिइंबर्समेंट के फंड्स जारी करने का ऐलान करना पड़ा। वज़ीर आला ने खुद काउंसिल में तस्लीम किया कि ये रकम वक्त पर जारी की जाएगी। बीआरएस हुकूमत को मुसलसल इस वादे पर अमल दरामद के लिए मजबूर करती रहेगी ताकि तलबा को उनके तालीमी अखराजात की अदायगी में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि इजलास में BC रिजर्वेशन बिल और SC दर्जाबंदी बिल की मंजूरी हुई, जिसमें बीआरएस का अहम किरदार रहा। ये कामयाबी बीआरएस की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है, जो समाजी इंसाफ और तमाम तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। ये इजलास तेलंगाना की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा और बीआरएस अपनी अवामी जिद्दोजहद को मज़ीद शिद्दत के साथ जारी रखेगी। कि कविता ने मोहम्मद महमूद अली की बहैसियत रुकन कानून साज काउंसिल की मियाद तकमील होने पर उनकी खिदमात को भरपूर खिराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि मोहम्मद महमूद अली एक फ़र्ज़ सनाश और ईमानदार कायद हैं, जिनकी ईमानदारी और फ़र्ज़ सनाशी को देखते हुए बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव उन्होंने अपनी पार्टी में मुनासिब नुमाइंदगियाँ दी। केसीआर ने मोहम्मद महमूद अली को सबसे पहले तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मुकर्रर किया और बाद में उन्हें वज़ीर माल और वज़ीर दाखिला जैसे जलील क़द्र ओहदों पर फाइज किया। कविता ने कहा कि मोहम्मद महमूद अली ने अपने अहदों पर फाइज रहते हुए फ़र्ज़ शनासी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दी, जो एक काबिल सिताइश है। చాలా స్పష్టంగా ఇది 24 మార్చి 2025 ఇవాళ 28వ తారీఖు 4 రోజుల క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో ఇచ్చినటువంటి జవాబులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అప్పులు మొత్తం కూడా 4,42,298 అని చాలా స్పష్టంగా జవాబు ఇవ్వడం జరిగింది। 4,42,298 కోట్ల రూపాయల అప్పు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది। అంటే ఈ అప్పు GSDP పర్సెంటేజ్లో చూస్తే కేవలం 26%। అదే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దీని నంబర్ డబుల్ చేసి 8 లక్షల కోట్ల అప్పు అని చెప్పి మరి వారు చెప్పడం అన్నది చాలా దురదృష్టకరం। సభలోనన్నా ఇప్పటికన్నా నిజం చెప్పండి। మీరు అబద్ధాలు చెప్పే అధికారంలోకి వచ్చినారు, వచ్చిన తర్వాత మీరు చెయ్యలేని హామీలు ఉంటే ప్రజల క్షమాపణ చెప్పి ఇదిగో మేము అబద్ధాలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చినాయని ఒప్పుకుంటే మర్యాదగా ఉంటుంది। కానీ ఇప్పటికి కూడా మేమే బుల్డోజ్ చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు। ఒకటి అప్పుల విషయం అయితే, మరి ఇంకొక విషయం కాళేశ్వరంలో ఉన్న బ్యారేజ్ల గురించి గౌరవనీయులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా కూలిపోతాయన్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదు అని చెప్పి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రకటించడాన్ని ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు గుర్తు చేస్తున్నాం। ఇన్ని రోజులు పంటలు ఎందుకు ఎండిపోతున్నాయి, లక్షలాది ఎకరాలు ఎండిపోతున్నాయి అంటేనేమో అవి వాడడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పినారు। మరి నిన్ననేమో 2 బ్యారేజీలు బాగానే ఉన్నాయి, వాడవచ్చు, నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు అని వాళ్ళే చెప్పారు। అంటే నీళ్లు ఇవ్వగలిగి ఇవ్వకపోవడం అన్నది మీ వైఫల్యం కాదా అన్న విషయం ప్రభుత్వాన్ని మేము సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తమ పోరాట పటిమతోని ఇలాగే ప్రజా సమస్యలన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తుంది, ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఎండగడుతుంది, మనకు ప్రజలకు రావాల్సినటువంటి హక్కులన్నింటినీ కూడా సాధిస్తామని మరొక మారు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। మరి మా సభ్యులు ఎమ్మెల్సీలు
అక్క సత్యవతి అక్క గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో మరి వారు మంత్రిగా పనిచేసినారు. ఇవాళ ఎమ్మెల్సీగా 2 టర్ములు పనిచేసి 1 టర్మ్ పనిచేసి మరి ఇప్పుడు రిటైర్ అవుతా ఉన్నారు. తప్పకుండా రాజకీయాల్లో రిటైర్మెంట్ అనేది ఉండదు. ఒక వ్యవస్థలో ఒక రకంగా పనిచేస్తే ఇంకొక దారిలో మళ్ళా వచ్చి ప్రజాసేవలో అందరూ కూడా ఉండేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో వారు యాక్టివ్గా అత్యంత కీలకమైన రోల్లో ఉంటారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇంకొక ఎమ్మెల్సీ గారు శేర్ సుభాష్ రెడ్డి గారు వారు కూడా ఈ రేపటితోని వారి టర్మ్ అయిపోతుంది 29వ తారీఖు. కానీ వారు కూడా కేసీఆర్ గారికి సన్నిహితులు, ప్రజాక్షేత్రంలో చాలా కీలకంగా వారు కూడా ఉంటారని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి గౌరవ పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారు కేసీఆర్ గారికి కుటుంబ సభ్యులు లాంటి వారు 2001 నుంచి కేసీఆర్ గారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ మరి ఈ రాష్ట్రానికి తొలి మైనారిటీ డిప్యూటీ సీఎంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయినటువంటి వ్యక్తి. వారి హోమ్ మినిస్టర్గా, రెవెన్యూ మినిస్టర్గా అనేకమైనటువంటి సేవలు చేసినారు. వారు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో యాక్టివ్గా ఉంటూ ముస్లిమ్స్ సమస్యలను అదేవిధంగా ప్రజా సమస్యలను తప్పకుండా ఈ జవాబులో చాలా స్పష్టంగా ఇది सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुम्मतुल विदा के मौके पर हैदराबाद के पुराना शहर में वाक़ तारीख़ी मक्का मस्जिद में पहुंचकर नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़ा हैदराबाद में जुम्मतुल विदा के मौके पर मजलिस के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक़िदा जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए तमाम मुसलमानों को जुम्मतुल विदा की मुबारकबाद दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ़ तरमीमी बिल पेश किए जाने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत वक्फ़ बोर्ड में तरमीम करते हुए मुसलमानों की वक्फ़ इमलाक को तबाह करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वो अपने बाजू पर स्याह पट्टियाँ लगाकर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत वक्फ बोर्ड में तरमीम करते हुए नरेंद्र मोदी हमारी मस्जिदों और औकाफ़ी अमलाक को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से फौरी इस बिल से दस्तबरदार हो जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये दोनों रहनुमा मुल्क में फ़िरक़ावाराना मुनाफरत को हवा दे रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क की सालमियत को ख़तरा लाहिक हो गया है। और वफ़्क़ और औलाद एक जबान से ओरल गिफ्ट बोलते, हिबा बोलते, हिबा होता। इन मोदी का वो रेवा हिबा नहीं कर सकते। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, तुम कौन होते? मगर अल्लाह के नाम पे आर्टिकल 300 देख लो आप, मैं अपनी जायदाद से कुछ भी कर लूं। मोदी बोल रहे नहीं, आप अगर हिबा करेंगे वफ़ तो बच्ची का हक नहीं मारना, बच्ची का हक नहीं मारना। मैं अल्लाह को दे रहा हूं, ना बेटी को दे रहा हूं, ना बेटे को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं। मैं मेरी जायदाद है, मैं क्या करता है कर लूंगा। मगर मोदी बोल रहे नहीं कर सकता। मैं बाखबर कर रहा हूं, उस कमेटी का मैं रुकन था। आपको मालूम, उस कमेटी में एक ऐसी तंजीम को बुलाया गया, उस तंजीम के मेंबर्स के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, टेररिज्म के मुकदमे, उनको बुलाकर उन्होंने हमारे वफ़्क़ की बात कर रहे हो, उन्होंने बुलाकर हमारे से वफ़्क़ की बात कर रहे थे। उसमें बुलाया गया बाज हमारे हैं ना, बाज हमारे बहुत से अब्दुल्ला इब्ने सबा के जानशीन हैं, बहुत से, उनको बुलाए। वो बुला के बैठ के बोल रहे नहीं ऐसा है, वक़्फ़ ऐसा है, वक़्फ़ फुला है। आए थे एक 3-4, मैं बोला मैडम ये बताओ, पूरी दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? आप तो प्रोफेसर है ना, पूरे प्रोफेसर थे वो, चले गए नहीं, वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड मिला नहीं। आप तो प्रोफेसर है, आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मोरक्को में एक मुस्लिम खातून फातिमा फिरनी नाम था उसके बाप की जायदाद में इसको मिला वक़्फ़, उसने कहा यूनिवर्सिटी बनाती हूं मैं। खामोश हो गए। अच्छा, जब आप ये बच्चे यूनिवर्सिटी में डिग्री लेते देखो, टोपियां फेंकते ऊपर, देखिए आप टोपियां फेंकते,
وہ ٹوپیاں کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کے رحال کے شیپ میں جو فاطمہ فرنی بنائی تھی. آج آکسفورڈ کیمبرج میں جو بچے ڈگری لے کے وہ سر پہ ٹوپی پھینکتے ڈگری لینے کے بعد، وہ قرآن کا رحال ہے. ہم دیے گئے، ان کو نہیں معلوم. نہیں، بچیوں کا حق کیسے مار کھا جانا؟ ارے بچیوں کا حق نہیں مار کھا رہا اس میں، نہ بچیوں کا مار کھا رہا، نہ بیٹوں کا مار کھا رہا، بلکہ بیٹی بھی متولی ہو سکتی، نا بیٹی بھی متولی ہو سکتی وفق اولاد کی. مقصد کیا ہے؟ صرف چھین لینا. نہیں، مسلم وومن کا امپاورمنٹ ہونا. آپ کیسا بچوں کا حق مار دیتے؟ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف بورڈ میں غیر مناسب ترمیمات کے ذریعے ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرنے کے خلاف کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء اور دیگر مسلم تنظیموں کی اپیل پر آج ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کے موقع پر حیدرآباد شہر سمیت تلنگانہ بھر میں مسلمانوں نے اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا اور نماز جمعہ ادا کی. چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور دیگر قائدین نے جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر نماز جمعہ ادا کی. آج ماہ سیام کے جمعۃ الوداع آخری جمعہ، اس موقع پر جو موجودہ پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل جو پیش کیا گیا، اس کے پرامن احتجاج کے طور پر جمہوریت کو بچانے کے لیے امت مسلمان کی، سارے ہندوستان کے امت مسلمان کی آواز کو ایوانوں تک، پارلیمنٹ تک، سپریم کورٹ تک اور مرکزی حکومت تک پہنچانے کے لیے شریعت کو بچانے کا مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر جو نماز کے بعد تمام ہندوستان کے مسلیان جو جمعۃ الوداع کو جائیں گے، وہ لوگ اپنے ہاتھ کو کالی سیاہ پٹی باندھ کر اپنا احتجاج درج کروائیں گے، تاکہ اس ملک کے حکومت کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان اس ترمیمی بل کے ہم پرزور مخالفت کرتے ہیں، اور کیونکہ نہ صرف ہم مخالفت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر وقف بورڈ ترمیم بل کو واپس لینے کے لیے جمعے کی نماز کے بعد مولانا عظمت علی، مولانا ابو طلحہ، نوید، خواجہ فیاض الدین، افروز، حافظ فہد الدین، صادق، عبدالامتیاز نے بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ اس وقف ترمیمی بل کو فوری واپس لیا جائے. انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت اس قانون کے ذریعے وقف زمینوں کو نجی افراد کے حوالے کرنے کے لیے نئی سازشیں کر رہے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ قانون واپس لیا جائے، ورنہ ملک بھر میں احتجاج میں شدت آئے گی. انہوں نے کہا کہ کریم نگر کے تمام مسلمانوں کو فرقہ وارانہ اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہو کر ہوشیار رہتے ہوئے اجتماعی طور پر مرکزی حکومت کے موقف کا مقابلہ کرنا ہوگا. انہوں نے وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک بھر میں مستقبل میں ہونے والی تحریکوں میں بڑے پیمانے پر شرکت کر کے مرکزی حکومت کے رویے کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اسی طرح مرکزی حکومت کی جانب سے منشاء وقف کے خلاف غیر مناسب ترمیمات کے ذریعے ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرنے کے خلاف کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء اور دیگر مسلم تنظیموں کی اپیل پر آج ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع کے موقع پر ضلع کریم نگر کے مختلف مقامات پر مقامی مسلمانوں نے سیاہ پٹیاں لگا کر اپنا احتجاج مظاہرہ کیا اور وقف بل کی شدید مذمت کی. اس موقع پر بھارت راشٹر سمیتی کے سینئر اقلیتی قائد سید نعیم الدین سبھاش نگر کی مسجد میں مقامی مسلیان کو سیاہ پٹیاں لگا کر اپنے احتجاج درج کرایا اور الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت مبینہ طور پر وقف قوانین میں ترمیم کے ذریعے قیمتی اوقافی املاک کو چھیننا چاہتی ہے، تاہم ملک کے سیکولر عوام اس کی بھرپور مخالفت کریں گے.
BRS के 25वीं सिल्वर जुबली के मौके पर 27 अप्रैल 2025 को हनमकुंडा ज़िले के यलकर तुर्ती जो कि हुस्नाबाद असम्बली हल्के में शामिल है। आज साबिक रुकन असम्बली वी सतीश कुमार ने हनमकुंडा ज़िले सदर दासिम भास्कर के हमरा मैदान का मुशाहिदा करते हुए जलसे-आम के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तारीख में सबसे बड़ा अजीम जलसा जिसमें लाखों कारकुन मुख्तलिफ अजला से शिरकत करेंगे, इंतजामात तेज़ी के साथ जारी है। ఆదేశం ఇవ్వగానే వెంటనే ఎక్కడెక్కడ మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయనే విషయం నాకు తెలిసిందే. దీంట్లో భాగంగా ఎల్లదుర్తి మండల సెంటర్లో కూడా 250 మీటర్ల లోపలనే మనకు మంచి స్థలం కూడా ఉండడం జరిగింది. దాని గురించి మా రైతులను కోరగానే వెంటనే వారందరూ కూడా సహకరించి పార్టీ మీటింగ్ చేసుకోవాలని చెప్పి ముందుకు వచ్చి ఎన్ఓసి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సహకరించిన స్థానిక BRS పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు కూడా ప్రత్యేకంగా याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की हिदायत पर मजलिस के याकुतपुरा हल्के इंचार्ज यासिर अरफात ने मजलिस के सीनियर लीडर सादिक सिराज प्राइमरी यूनिट के सदूर के हमरा हल्का असम्बली याकुतपुरा के संतोष नगर डिवीज़न में वाक़े MB हिट्स और कलंदर नगर के मकीनों में राशन किट्स तकसीम किए। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक ही घर में 3 बच्चों की पुरअसरार मौत हो गई, जबकि उनकी मां शदीद पेट दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक मां की हालत अब मुस्तहकम है। पुलिस राय के मुताबिक अमीनपुर के रघुवेंद्रा कॉलोनी में रहने वाले चिन्नैया, उनकी बीवी राजिता और 3 बच्चे साई कृष्णा, मधुप्रिया और गौतम एक साथ मुकीम थे। चिन्नैया वाटर टैंकर ड्राइवर के तौर पर काम करता था। जुमरात की रात तकरीबन 9 बजे पूरे ख़ानदान ने घर में खाना खाया। चिन्नैया ने दाल चावल खाया, जबकि बीवी और बच्चों ने दही चावल खाया। बादअज़ां चिन्नैया अपने वाटर टैंकर की ड्राइविंग के लिए चंदा नगर चला गया। रात 11 बजे जब वापस आया तो राजिता ने दरवाज़ा खोला। उस वक्त बच्चे सो रहे थे। जुमे की अला सुबह 3 बजे राजिता को अचानक शदीद पेट में दर्द होने लगा, जिस पर मकामी अफराद की मदद से चिन्नैया ने उसे एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उसके बाद जब बच्चों को देखा गया तो वो तीनों बेहोश पड़े थे। बाद में मालूम हुआ कि उनकी मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद पुलिस तहक़ीक़ात मसरूफ़ है और इस वाक़े के पीछे मुमकिना वजूहात का जायज़ा ले रही हैं। चिन्नैया का ताल्लुक रंगारेड्डी ज़िले के तलुकुंडा पल्ली मंडल के मेडकपल्ली गांव से है और वो कुछ अरसे से अमीनपुर में रिहाइश पजीर था। बच्चों की अचानक मौत पर कई सवालात उठ रहे हैं और पुलिस मामले की हर जाविये से छानबीन कर रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.